कार्य चालू है। नारायण हरि। एक और। ये क्या हुआ? ये थोड़ा पकड़ा दे। धन्यवाद। Oh.
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आ ई ॐ ऋ ॐ ऐ औच हयवरट् लण् यमगणनं झवय घडदश जवगडदश खपचटत चटतो कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादिसंज्ञातानि। एक तो हमारा विचार तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र का पूरा हुआ था और तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र में स्वर्ण संज्ञा की बात हुई थी। तो सवर्ण संज्ञा के लिए दो चीजें उन्होंने बताई थी कि एक तो तालु आदि स्थान और एक आभ्यंतर प्रयत्न अगर हमारे समान होंगे किसी वर्ण के तो उनको सवर्ण संज्ञा उनकी समझ ली जाएगी। और उसके साथ साथ फिर बाह्य प्रयत्न की भी बात हुई थी। बाह्य प्रयत्न की बात के लिए ये बात स्पष्ट की गई थी कि बहुत सूत्रों में ऐसे आगे जाके मिलेगा कि कुछ वर्णों की व्यवस्था इन दोनों से नहीं बैठ रही, तो फिर हमें आभ्यंतर प्रयत्न के साथ जो है बाह्य प्रयत्न की भी दृष्टि रखनी पड़ेगी। अब उसमें अल्प प्राण महाप्राण सब आ गया था। तो बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 बताए और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 बताए। उससे संबंधित कुछ गृह कार्य भी दिया हुआ था। तो ऑनलाइन वालों का भी कुछ लोगों का तो पहुंच गया है मेरे पास, कुछ का मैं तो पहुंच गया है, अभी व्हाट्सअप कर रहे हैं पता नहीं, कुछ का तो पहुंच गया है मेरे पास। तो मैं चेक कर लूँगा क्योंकि लेट पहुंचा है थोड़ा। अगर ये कल रात तक पहुंच गया होता या आप लोगों ने सोचा होगा तो मैं शायद इसको चेक कर चुका होता, पार्ट में इसकी अपडेट देता। तो ये लेट आया तो फिर मैं उसको देखा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो इसका रह गया है अवश्य इसको पूरा कर ले, क्योंकि इसमें जो आपको गृह कार्य दिया था उसमें लगभग सभी वर्ण घूम घाम के आ जाए, इसीलिए कहा था कि आपके परिवार के सदस्यों के जो नाम हैं और सरनेम भी, यानी टाइटल जो आप लिखते हैं शर्मा वर्मा लांबा वाम्बा जो भी आप लोगों के यहाँ होते होंगे, मिश्रा विश्रा जो भी सरनेम है, आप वो सारे लिख कर उनका भी जब आप उनका तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न जब लिखेंगे तो सम्यक प्रकार आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आप लोगों को भी कहा ही था। तो कुछ देख पाए नहीं देख पाए, ध्यान नहीं दे पाए इसमें। बस यही इसका एक वो होता है, क्योंकि सूत्र एक बार सामने से निकल जाता है तो हो जाता है, और बाद में फिर होता क्या है, जैसे आगे जाके जब हम तिंगंत के रूप बनाएंगे या सुबंत में जब रूप बनाएंगे तो वहां पर ऐसी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। अभी तो अगर देखेंगे तो इको अणची में भी तो देखना ही पड़ेगा। इको अणची में भी एक तरीका तो वो है कि सीधे सीधे हमें याद हो गया
इक के स्थान पर यण रख दीजिए तो ई के स्थान पर ऊ रख दिया हमने। इस हिसाब से हम फटाफट रखते चले जाते हैं। ई के स्थान पर हम या रख देते हैं यकार। इस तरह से हम जो है ई को यणची में ऊ पे फिर वा रख दिया। वो हम सोचते हैं कि ये यथासंख्यम उपदेश समानाम से व्यवस्था हो रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो संख्या दोनों की समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था उसी से बैठनी है। उनके भी प्रयत्न इत्यादि का जो है हमें ध्यान देना पड़ता है। तो अगर नहीं करा हो तो कम से कम और भी कुछ नहीं तो अपना जो नाम है, अपने नाम के तो समझो हमें पता ही होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग अब भेज रहे हैं, तो अपने नाम के तो पता ही होना चाहिए हमें। और जो अन्य के ऑनलाइन देख के तुरंत भेज रहे होंगे नाम। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो हम फिर बाद में देख पाएंगे। इसमें आपने नीतीश का लिखा हुआ है ना ई ता ई श आ, तो ना का लितु नसाणाम से आपने दंता बना दिया। च तो अभ्यंतर इसका आपने लिख दिया स्पष्ट। काद्यो मावसाना से स्पष्ट बनाया क्या? अच्छा, बाह्य बना दिया इसका। सोमवार नाद घोष पंचमा एमगणम इचु यशानाम तालु। नीतीश का बनाया और कभी बनाया? अच्छा, एक और नाम बनाया, दो नाम बनाए। तीसरा आपने किया कुछ? आपने किया? दिखा दीजिए मुझे, कॉपी दे दीजिए मुझे आप आपकी, मैं देख लेता हूँ। लाइए नाम एक ही बनाया ना, एक ही नाम का ना, एक ही नाम का है ना। और इससे मतलब इससे और आगे पीछे नहीं ना, यही है। ठीक है, अकार उकार आकार। अच्छा, ऐसे लिख दिया स्थान तो। अच्छा, इसको ठीक है, इसका ऐसा नाम तालु और तो नाम दंता, ये मूर्धा, ये कंठ, नाम आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट को स्पष्ट स्पर्श। कादियो मावसाना इसमें ना ऐसे लिख देना होता है, मतलब अपने को वृत्ति रटने की बात है, अभ्यास में बनी रहती है। जैसे पू से पू तक लिखा, ऐसे अभ्यास के लिए लिख दो उसमें कादियो मावसाना, रेफरेंस हो गया इसका। ईशद स्पृष्ट में अंतस्थ यण में रेप आ गया, यण में। अच्छा हाँ, रेप आ गया विवृत में, ये उसमें सल में आ गया सकार। ठीक है, फिर विवृत में स्वर में। अच्छा ये आपने विवृत में ही तो आपने ले लिया शल। सकार विवृत में आएगा, शल ठीक है। तो विवृत तो शल उष्माणा और उष्म हमारे विवृत है। विवृत स्वर होते हैं केवल, विवृत स्वर होते हैं सल। अच्छा, शल उष्माणा स्वर, ये स्वर में भी लिख दिया, इसमें लिख दिया ना आपने। ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना। ये विवृत में आपने क्या किया, इस आकार को शल प्रत्याहार में तो जरूर है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो विवृत लिखा ना, विवृत क्या है कि पहले हम अभ्यंतर प्रयत्न ही देख रहे हैं, नीचे गए भी नहीं है। तो अभ्यंतर प्रयत्न में विवृत प्रयत्न होता है, तो विवृत के लिए क्या बोला है, वृत्ति क्या कहती है विवृत के लिए? याद करो, विवृत के लिए वृत्ति क्या कहती है? देखो पुस्तक में देखो, विवृत के लिए वृत्ति क्या कहती है? विवृत के लिए बोलती है ना कुछ वृत्ति। आप देख के खुद ही बताओ, आप बताओ, आपके मुंह से सुनेगा। हाँ, तो स्वर में तो नहीं आया ना ये जो आपने इसमें लिखा है, सल वाला तो स्वर में नहीं आया ना। ठीक है, और ये आपने चौथा पॉइंट, इसमें आपने चौथा पॉइंट ठीक लिखा है, वो स्वर अच्छा आपने लिखा है, वो आपको क्लियर है, वो शायद भूल से हुआ है। समृद्ध हर्ष बाह्य प्रयत्न श्वास घोष, तो ये श्वास घोष आ गए स्वर में, और उनके प्राण नहीं लिखे ना। इसमें आपको दो चीजें देखनी है। एक तो चौथे नंबर को, तीसरा नंबर पे जो लिखा है अभ्यंतर प्रयत्न में,
उसको आपको थोड़ा करेक्ट करना है। और एक आपको इसमें क्या करना है कि जो अल्प प्राण महाप्राण है वो छूट गए हैं, वो भी लिखते हैं, बाकी सब ठीक है। ये टेबल नहीं समझ, टेबल हम समझा देंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। आपने तो नहीं कुछ किया ना, मतलब ठीक है, देख लिया करो, कर लिया करो, दौड़ना पड़े थोड़ा आनंद है इसमें, इसका भी आनंद है। तो टेबल को हम समझते हैं, ठीक है, टेबल को कह रहे हैं ना, ये 2 नंबर टेबल। जी। अच्छा, इसमें 2 नंबर टेबल में पहले आप मुझे स्वयं बताइए कि समझ क्या नहीं आ रहा, फिर मैं पहले उस पर ही फोकस करूंगा। हाँ, ये जो मतलब जिस तरह से कैटेगराइज किए हैं, हाँ जी, कहाँ तक जा रहा है। हाँ, इसमें क्या है ना, अगर इसको देखना हम शुरू करेंगे, जैसे स्पर्शा का इन्होंने कॉलम बनाया है, स्पर्शा, तो स्पर्श हमें खुद क्या है, अपने मस्तिष्क से चलना है। स्पर्श में क्या क्या आ रहे थे, काद्योमावसाना, काद्योमावसाना है, तो स्पर्श का बोधन ये मकार तक लिया इन्होंने, ठीक है। ये पहले जो 2 कॉलम होंगे ये स्पर्श के हैं, ठीक है, क्योंकि काद्योमावसाना है। फिर ये इनको तो क्योंकि पूरा वर्ग सीधे सीधे लिखना था, का वर्ग पूरा लिखना था कुछ, तो उन्होंने फिर घा तक ले लिए। काद्योमावसाना का एक दृष्टि वो है, लेकिन इन्होंने जो है पूरा का पूरा ये घुमा के यहां तक ले लिए। नहीं ठीक है, बिल्कुल 4 कॉलम ही होंगे ना स्पर्श में, क्योंकि काद्योमावसाना का मतलब क्या है, पूरे वर्ण है, पूरे 25 वर्ण हो गए। काद्योमावसाना का मतलब वही है, तो स्पर्श पूरा ले लिया। अब इन स्पर्शों में किन किन में क्या क्या है, जैसे इसमें अल्प प्राण महाप्राण है, विवाह है, श्वास ले गए, समझो कौन कौन से वर्ण आए, 5वां, चौथा, 5वां तो आया नहीं इसमें, चौथा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, पहला और दूसरा आया एक, तो पहला दूसरा ऊष्मा और ऊष्मा है। तो ये नीचे फिर इन्होंने लिख दिए, इसमें खर वाले किस में लिखे, ये लिखना चाहिए इनको उसमें, विवाह श्वास अघोष में ले लिए, विवाह श्वास अघोष में ये सारे ले लिए ना, फर्स्ट कॉलम एकदम लेफ्ट में पहला, देखिए आप खर प्रत्याहार है पूरा। अब फिर इन्होंने अगला वाला जो है, फिर वो अल्प प्राण जो लिया इसका, और संवारनाद घोष लिया, ये फिर अगला ले लिया इन्होंने, हस प्रत्याहार पूरा ले लिया, संवारनाद घोष है ना, संवारनाद घोष, संवारनाद घोष। इसको आप अभी रहने दीजिए, मैं एक बार और देखूंगा। इसमें क्या होगा, यदि आप उसको स्वयं देखोगे तो आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि कोई कठिन चीज तो है नहीं, तो हाँ, तो इसमें माइंड को थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो और अच्छे से आएगा पकड़ में। यदि कुछ भी हल्का सा भी ऐसा लगे कि कोई भ्रम है या कोई नहीं क्लियर हो रहा है डाउट, तो वो आप लिख लेना। बाकी इन्होंने भी, ऑनलाइन वालों ने भी ये भेजे हैं, बस 1-2 मिनट इनका देखते हैं, इन्होंने भी कुछ गलती की क्या। ये आया है, ये जो आपने बताया सकार लिखा है विवृत में, ये विवृत में नहीं है, ईशद विवृत में है। अच्छा, ई लिखा है वहाँ ऊपर ईशद स्पष्ट था, तो मैंने नीचे वो लगा। अच्छा, हाँ, वो उससे पता नहीं चला, यानी ठीक था, लेकिन वो थोड़ा वो आपने लिख दिया ना, वो तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो ठीक था आपका, तो फिर वो लिखने में हो रहा। अच्छा, ऊपर ईशद था तो ईशद के लिए नीचे वो कर दिया, उस वजह से वो देखे हैं मैंने, आप ऑनलाइन वालों के भी देखे हैं। तो आप लोग जो ऑनलाइन वाले बना रहे हैं इसको, एक काम करो, अगर आज भी समय मिल जाए तो एक बार और बना लो मतलब 1-2 नाम और बना लो, जिसने 2 नाम बना लिए सरनेम के साथ, कम से कम 20-25 वर्ण तो तैयार कर ही लो, बाकी उसके बाद देखा जाएगा। और स्वयं से फिर अपनी जो है, अब अगर आपने ईमानदारी से किए हैं पुस्तक नहीं देखी है, तो अब पुस्तक देख के चेक करना आपने, अगर आपने ईमानदारी से किए हैं तो अब टेबल में से मैच करना। और किसी के रह भी गए हैं, सबके नहीं आए हैं, तो जिनके नहीं आए हों वो बस बना ले, एक बार अभ्यास हाथ से निकल जाना चाहिए। तो ये तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का ठीक से अभ्यास हो गया, यहाँ तक कोई डाउट होगा भी नहीं, क्योंकि
लगभग सब कवर हो गया है यहाँ तक। अच्छा, अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, जिसका परिचय पहले हमारा हो गया था। फिर से उसको लिख देते हैं, क्योंकि बिल्कुल चलते चलते परिचय हुआ था। किसी ने ऑनलाइन वालों ने कहा कि अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो वो ज़्यादा स्पष्ट दिखता है, तो चलो ब्लू को अधिक प्रयोग किया करेंगे। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययो एक एक आप इसके पद तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं पद इसके। अण उदित सवर्ण बताइए, मैं जो आप तोड़ेंगे वही लिखूंगा, बोलिए। अण, कौन सी भक्ति है? अण तो प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, फिर उदित उदी, प्रथमा एक वचन, ये इस तरह का। नहीं हलंत, सवर्णस्य वर्णस्य, षष्ठी एक वचन, ये षष्ठी एक वचन, च अव्यय, अप्रत्ययः, विसर्ग, ये क्या है? अप्रत्ययः प्रथमा एक वचन, अच्छा, हम यहाँ भी लिखना भूल गए थे। ये ना एक इसमें नए तत्पुरुष समास होता है, समास का भी तो बताएंगे ही किसी दिन। तो नए तत्पुरुष समास ये नए से ही समझ में आ रहा है कि निषेधात्मक कुछ कहने के लिए होता है। क्लियर होगा नए तत्पुरुष तो आप लोगों को? हाँ, आसान ही है। क्या है, थोड़ा बता सकते हैं कोई? मुझे नहीं, मुझे नहीं, अच्छा, आप कुछ थोड़ा चर्चा कीजिए नए तत्पुरुष की। नए तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष का ही प्रकार है। समास होते हैं ना कितने प्रकार के, उनमें तत्पुरुष एक होता है। तत्पुरुष को एक बेटा है, एक पोता है। तत्पुरुष को एक कर्मधारिया नाम का बेटा है और उसका द्विगु नाम का पोता है। वो बताएंगे किसी दिन, पढ़ाएंगे, वो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये सबसे आसान है, इसलिए वैसे ही बोल दिया हमने। इसमें क्या है, जो भी चीज आपको निषेधात्मक दृष्टि से बोलनी है, जैसे अ लिखा है, या तो कहीं अ लिखा होगा या तो कहीं अन लिखा होगा, ये दो ही तो आपको देखने में आते हैं कि एकदम मोटा मोटा बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें बारीकी में नहीं बता रहे हैं। समास का तो पूरा प्रकरण है। जब ये दोनों निषेधात्मक होते हैं ना, तो उनको नय करके बोल देते हैं। जैसे अप्रत्यय है तो न प्रत्यय थी अप्रत्यय, और कह देते हैं ये नए तत्पुरुष समास है। अब यहां अन भी हो सकता था, भाई आ क्यों है यहाँ, अन क्यों नहीं है? प्रश्न तो ये आ गया ना। कुछ ऐसा आता है आप लोगों के मन में प्रश्न, अन भी तो लिख सकते थे, तो अन क्यों नहीं लिखा? तो बाद में अगर हल हो ना तो आ लिखेंगे, और अगर अच हो तो आ लिखेंगे, और अगर अच हो तो अन लिखेंगे, और हल हो तो आ लिखेंगे। इस तरह से चलता है। चलो, बाकी पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे से। बहुरी में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो पूरा अच्छे से किस किस को कैसे पहचानते हैं शॉर्टकट में। और दो तरीके हैं, आप लोग जैसे कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। या तो किसी दिन हम केवल समास ही पढ़ाएं, नहीं केवल समास भी एक समास होता है, केवल समास मीन्स समास ही पढ़ाए, समास ही, ऐसा केवल समास भी एक समास होता है, आप समझ लोगों केवल समास की बात करने लगे। या तो किसी दिन हम समास ही पढ़ा दें, एक दिन दो दिन चलेगा वो समास, मतलब सामान्य रूप से समास, जितने में आपको जैसे अभी कोई भी कुछ करना हो तो छोटा छोटा तोड़ फोड़ जो मचता है इसमें, तो वो आपको समझ में आ जाए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 1 घंटे का पाठ है, उसमें से हम 40 मिनट पाठ चला दिया आगे का,
और 20 मिनट जो है बची हुई उसको रोक के पाठ को समास का परिचय करा दीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा थोड़ा खाओगे समास डाइजेस्ट भी होगा। या तो एक दिन 5-6 तरीके से समास बता दें, तो आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा ठीक रहेगा। आपका क्या कहना? मेरे ख्याल से एक दिन ओवरऑल एक व्यू दे दिया जाए, अच्छा, और फिर बाकी क्लासेस में नहीं, जैसे जिस दिन शुरू होगा ओवरऑल तो उसी दिन बता देना पड़ेगा। फिर उसमें से जैसे माना 6 भाग हैं, तो फिर हम उस 20 मिनट में एक ही भाग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल तो उसी दिन बताना पड़ेगा जिस दिन समास को शुरू करेंगे। पहला दिन तो ओवरऑल के लिए होगा ही होगा, है कि नहीं? लेकिन जो उदाहरण है ना, होगा क्या कि अगर हमने उसके 5-5, 4-4 उदाहरण नहीं लिए, एक तो हम बता के निकल गए, एक हमने उसके 5-5, 4-4 उदाहरण ले लिए शास्त्र से या जो प्रचलित उदाहरण है, तो और बल्कि यहां तक भी कि कुछ आप लोगों को भी गृह कार्य दे दिया समाज से संबंधित, तो आपका वो समास फिर पक्का हो जाएगा। वैसे तो समास प्रकरण में ही पक्के होंगे, लेकिन इतना हो जाएगा कि जो हम लघु के सूत्रों को तोड़ते हैं, इन समासों को तो आप तोड़ लोगे, थोड़ा ज्यादा गंभीर जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी। चलो अब इस सूत्र की तरफ चलते हैं। तो हम अपना मौका देख के आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों की उसकी सुविधा। ये सूत्र की जो वृत्ति है, एक तो इस सूत्र से ही स्पष्ट हो रही है बात कि अण उदित सवर्णस्य च ये अव्यय है, और अप्रत्यय। अप्रत्यय का मतलब जो प्रत्यय ना हो, इसी की बात हुई भाई, ना प्रत्यय प्रत्यय। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि ये प्रत्यय ही क्या चीज है। तो वृत्ति में ही सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय, मतलब जिसका विधान किया जाए, जिसका विधान किया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। 1 मिनट, किसी की कॉल आ रही है ऑनलाइन वाले की, शायद उनको लाइव ना जा रहा हूं। हाँ जी बोलिए। नहीं हम देखते आज थोड़ा वैसे तो दिख नहीं रहा है, ये तो दिख रहा है हमें, तो दिख तो रहा है, हमें तो दिख रहा है लाइव में। एक बार हम लाइव में देख लेते हैं। स्वयं लाइव चेक कर लेते हैं। दिख रहा है किसी एक व्यक्ति, तो वो उसके तरफ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लाइव परफेक्ट चल रहा है। तो आप लोग इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी जिसको नहीं दिख रहा है, बाकी लोग देख भी पा रहे हैं, उन्होंने मैसेज भी डाला हुआ है, दिख रहा है। तो ये इसमें एक तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रत्यय की बात हुई है कि प्रत्यय जो नहीं हो। अब प्रत्यय के लिए हम कह रहे हैं कि प्रत्यय क्या होता है कि जो विधान किया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। आगे वृत्ति की जो पंक्ति है, विधान किया जाए का मतलब क्या है? जब भी हम कोई सूत्र लेके चलते हैं तो उसमें कोई ना कोई आदेश इत्यादि होते हैं कि नहीं होते हैं? सामान्य व्यक्ति जो है इको यणची पढ़ते हैं, तो इको यणची में क्या होता है? एक स्थान यण होता है कि नहीं होता है? तो यण विधान किया गया कि नहीं किया गया है? इस तरह तो विधान किया गया है, तो प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इस तरह से भी प्रत्यय है। हाँ, यण को प्रत्यय बोलेंगे, प्रत्यय ही बोल सकते हैं, प्रत्यय भी बोल सकते हैं, ही नहीं प्रत्यय भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो विधान किया जाए वो प्रत्यय, तो उसको प्रत्यय भी बोल सकते हैं, आदेश भी बोल सकते हैं। अविधीयमानो, अगली पंक्ति है, अविधीयमानो अण उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान जो हो, जो विद्यमान ना हो, जिसका कोई आदेश इत्यादि ना हुआ हो, जो विद्यमान ना किया गया हो, अर्थात जैसे इको यणची में तो यण आदेश किया गया है, वो तो विद्यमान हो गया। लेकिन कोई अगर अविधीयमान है, तो पंक्ति जो है इसमें पहली पंक्ति में जो आया अविधीयमान, इसको तोड़ दो, अविधीयमान जो हो,
अर्थात जो विद्यमान ना हो। ऐसा अण और उदित दो है ना इसमें, अणुदित लिखा है ना, तो अण और उदित। तो अण का मतलब क्या है? अण का मतलब अण प्रत्याहार। अब यही इसमें सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है इस सूत्र में। अण प्रत्याहार या इन प्रत्याहार अगर हो, पहले तो ये देखो इसने कहा अण प्रत्याहार और उदित। उदित का जिक्र तो अपने आप ये स्वयं आगे करेंगे ही, अण का भी कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अण का किया। पहले ये कह रहे अविद्यमानो अण उदित, अण और उदित कि क्या हो? सवर्णस्य संज्ञा साथ। सवर्णस्य संज्ञा साथ का मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? दिखने में तो सरल ही है ये, तो बता सकता है? दिखने में सरल सी है और ऐसा लग रहा है जैसे हमें पता होगा। तो किसी को पता हो तो बताइए। जब कोई बात कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो उससे ये पता चलता है कि ये गलत कहाँ है। ये विद्या की शैली है, तो फिर उस पे ही आचार्य अगर पॉइंट आउट करे तो उसकी गलती समझ आती है, इससे लाभ हो जाता है ज्यादा, तो पक्का भी होता है। क्योंकि देखो, पढ़ने पढ़ाने का तो ये सिस्टम है कि इसमें कभी शर्माने का तो होना ही नहीं चाहिए। शर्माने वाला व्यक्ति तो फिर पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ पाता। तो इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए हमने गलत बताया। तो आपको क्या आइडिया लगता है इस वाक्य मात्र से? क्योंकि आप लोग सब शास्त्र पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत संस्कृत आप लोग जानते हैं। सवर्ण से वो होंगे जो प्लुता, मतलब जो इनका प्लुता हो गया, दीर्घ हो गया, उसी से जो दीर्घ और प्लुत। नहीं, वो तो आप उसके अंदर बोल रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलो। मुझे तो सामान्य पंक्ति का अर्थ बता दो। वो तो आपने पूरे डिटेल में चले गए। सिर्फ सामान्य रूप से पंक्ति क्या कह रही है, क्योंकि देखो वृत्ति का अर्थ करना तो हमें आना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य संस्कृत है। सामान्य अर्थ बता दो, जो गहरी बात होगी उस पर तो चर्चा करेंगे। ये जो वृत्ति की पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, अविद्यमानो अणुदिच सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अब ये बस इतनी सी पंक्ति क्या कह रही है, ये सामान्य रूप से आप बता दो। बाकी तो गंभीरता पे चल ही रही है, अब चर्चा चली रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ इतना कह रही है कि अविद्यमान जो अण है और उदित है, दो की बात हुई, अच्छा लगा है ना? अण और जो उदित है वो अपने स्वर्णियों की, सवर्णस्य सवर्णियों की संज्ञा करे, या उसकी संज्ञा हो जाए, या उसकी संज्ञा हो। यही तो कह रहा है, अपने स्वर्णियों की। अच्छा, कौन कौन? एक तो अण, यानी अण प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आए वो अपने स्वर्णियों का बोधक हो, अपना भी और अपने स्वर्णियों का भी बोधक हो। दूसरा जो है कौन? जो उदित हो। अब हमारे लिए बस अगली पंक्ति में यही जानना है कि अण क्या है और उदित क्या है। क्लियर हो गई ना बात? भाई पंक्ति ये कह रही है सिर्फ कि अविद्यमान, अर्थात वो विद्यमान ना हो, उनका कहीं आदेश ना किया गया हो, उनको कहीं विधान ना किया गया हो, वो अविद्यमान हो। और क्या हो? अविद्यमान अण हो और उदित हो। अण के अंदर, प्रत्याहार के अंदर के जितने वर्ण है उनके लिए बात कही, और उदित में जो कुछ भी आता हो, भी हमें पता नहीं है उदित क्या होता है, उदित में जो कुछ भी आता हो, ये जो दोनों वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हैं, ये अपने सवर्णियों की संज्ञा होती है, अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, उनके नाम से पुकारे जा सकते हैं कि ये इसके सवर्णी हैं। ऐसे तो अपने सवर्णियों के भी ये बोधक होते हैं। अब ये अण के लिए कह रहे हैं अगली पंक्ति, फिर उदित के लिए भी कहेंगे, दोनों क्रम से कह रहे हैं। शास्त्र रचनाकार अपने अच्छे ढंग से वृत्ति को रचा है उन्होंने। अत्रैवाण परेण नकारेण, अत्रैवाण परेण, अत्रैवाण परेण नकारेण। अब ये पंक्ति क्या कह रही है? इस पंक्ति से क्या मतलब है? या पंक्ति को आप तोड़ दीजिए, मतलब ये नहीं है आप लोग इसका अर्थ नहीं, तो पंक्ति को थोड़ा तोड़ेंगे ना तो इससे अर्थ निकलेगा। आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, कोई बताना पसंद करेगा कोई? है या लाइट नहीं है आज, थोड़ा ढीलापन आ गया। आज लाइट के बिना चाय कॉफी नहीं मिलती ना, फिर कुछ तो ढीलापन आ जाता है। अत्रैवाण लिखा है ना, तो पहले इसी पद को ले लेते हैं। चलो, हमें क्या है, स्वयं ही मास्टर बनना है, तो निर्भर नहीं रहना है, इसीलिए एक एक चीज को हमें अपने आप ही करने की कोशिश करनी है। पहले इसी पद को ले लेते हैं। क्या कह रहा है? आप स्पीड की चिंता मत करना, उड़ा दूंगा मैं अगले 20 मिनट में,
सूत्र करा के भेजूंगा कई सारे आपको, अगर मन में ऐसी कोई बैठ गई हो कि सूत्र का कम का है। लेकिन अगर सूत्र क्लियर ही नहीं होता तो मजा नहीं आता, या तो क्लियर हो। ये इसको कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इतनी तो बात है। एक तो अत्र है, ठीक है, और क्या है भाई, ये कौन सी है संधि, वृद्धि संधि हो रखी है कि नहीं हो रखी है। तो वृद्धि में हमेशा एच परे होता है कि नहीं होता है, दो मात्राएं दिख जाए तो वृद्धि समझ लेनी चाहिए, मोटी बात है। तो ये क्या होगा, इस तरह होगा ना फिर तो इसका मतलब एक मोटी बात है। और ये यहाँ एक कोई अणची हुई है दोनों में, तो यहाँ क्या होगा, ये होगा भाई। इसमें और इसमें तो सॉरी ये कोई अणची नहीं, अकसवर्ण दीर्घ हुई है ना, जिसने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा दूर ना हो जाएगा। यहाँ पे तो अकसवर्ण दीर्घ हुई है, और इन दोनों में जो है ये यहाँ पर जो है वृद्धि संधि हुई है। ऐसा कर करा के ये अत्रैवाण पद बन गया है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, अत्र का मतलब कि यहीं पर, यहाँ जो है अण जो अत्र एव, यहां ही, अत्र एव मतलब यहां ही। एवकार तो हमेशा व्यावर्तन के लिए होता है ना, हमेशा किसी चीज से बिल्कुल व्यावृत्त करके वही फोकस करा दे, उसी के लिए एवकार होता है। एवकार हमेशा शास्त्र में जब एवकार बोल दे समझ लो कि केवल उसी मात्र की बात हुई है। तो कह रहे हैं कि यहां ही मतलब केवल यहां ही की बात हो गई। अण जो है अण, केवल यहां ही अण, इतनी सी बात अभी तक अत्रैवाण में कही। अगला शब्द उठाते हैं, परेण नकारेण, परेण नकारेण, अर्थात परेण नकारेण मतलब नकार जो है, नकार वो पर के नकार को लिया जाएगा। परेण की इन्होंने कुछ नीचे वो दी है, टिप्पणी दी होगी, हाँ टिप्पणी दी है ना परेण की टिप्पणी नीचे है 2 नंबर। परेण की टिप्पणी में अत्रेदम प्रमाणम परेण। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक याद करने जैसा है, और श्लोक में जो लिखा है यदि आप कोई जानते हैं तो बताए। परेणैवेन ग्रह सर्वे पूर्वेण एव अणग्रह मतः ऋते अनुदित सवर्णस्य इति एतदेकम परेण तु। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सब जानते हैं, लेकिन इसके मतलब को पद तोड़ के बताने में घबराहट हो जाती है। मतलब अभी पूछेंगे मोटी भाषा में आप। ऋते अनुदित सवर्णस्य यानी कि अनुदित सवर्णस्य को छोड़कर, इति है ना आगे, एत्य इति एतद एकम परेण तु। इसका ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूत्र को छोड़कर परेण तु, फिर इसके साथ जोड़ करो, ऊपर वाली पंक्ति को लो। अब परेण जो परेण की टिप्पणी परेण के टिप्पण में आया है परेण। अब इसको ना ये जो पहला ही जो ये लग रहा है ना, थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में, इसी को फिर तोड़ फोड़ कर लो। ये वाला अत्रैवाण तो मिटा दूं मैं, ये तो हो गया ना, अत्रैवाण तो पकड़ में आ गया। इसका थोड़ा तोड़ फोड़ कर लेंगे ना तो ये अपना अर्थ दे देगा, चट से अर्थ देगा। तोड़ते हैं इसको, तोड़वाइए मिलकर पहले ही उसको, ये पहला ही जो पद है परेण, हाँ तोड़वाइए इसको। ठीक है, एक चीज तोड़वाई, आगे चश्मा नहीं लाया ना। अच्छा यहाँ मामला अटक गया। ओहो चश्मा नहीं है, अच्छा चलो आगे तोड़ते हैं। परायण तो आपने बिल्कुल सुर तोड़ दिया। अगला ए भी टूटेगा ना, अगला भी नहीं, पूरा क्या लिखा है, ए भी टूटेगा ना, अगला भी नहीं टूटेगा। ये मैंने कहा बोल दीजिए पूरा पद बोलूं। हाँ जी, परेणई वेण ग्रह, परेण एव, हाँ परेण एव, परेण एव इण, परेण देखो ऐसे तोड़ो, परेण पर इण टूट गया, पर इण टूट गया परेण से। अच्छा अब इसमें परेण को ही एक वो रखो एव, और इसमें रखो इण, आगे इण रखो, इण ग्रह। परेण में परेण की तोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली इसको परेण ही रखो। जो परेण ऊपर आया उसी परेण के लिए ये बोल रहा है, ऐसे तुम गलत तोड़ रहे थे इसको। तो ये परेण को अलग से तोड़ने की जरूरत नहीं है, परेण तो परे के लिए ही है, परेण तो पर के लिए ही है भाई।
रामायण बनाते हो कि नहीं बनाते हो? परेण एव। रामायण बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रामायण होता है ना ऐसे। ये तृतीय विभक्ति है। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, फिर आगे क्या है, परेण के बाद क्या है, इव। इव नहीं एव, इव नहीं एव, एव ही व्यावर्तन, वही व्यावर्तन जो अभी देख के आए हैं, एव। फिर इसके बाद क्या है, इण, इण प्रत्याहार। देखो ये इण प्रत्याहार, मैं इसका मोटे तौर पे पहले अर्थ बता देता हूं, फिर तोड़ने में और मजा आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूत्र में आपको जो अण प्रत्याहार बनाना है, वो तो इस सूत्र में आपको पूरे जो हमारे आई ऊ से लेकर और लण तक लेके चलना है, केवल इस सूत्र में। अत्र, अत्र लिखा है ना, ये अत्र अण परेण नकारेण, मतलब पर वाले को, पर वाले नकार को लेना है। पर वाला कौन सा है, दो आ गए ना, आई उण में नकार है और लण में नकार है। तो अत्र मतलब यहां पर, इस सूत्र पर, इस सूत्र में, इस सूत्र में जो हमें नकार लेना है वो कौन सा लेना है अण प्रत्याहार के लिए, पर वाला। ये कहना चाह रहे हैं। हाइवरट के बाद जो लण आता है। हाँ, इसका मतलब एक और, इसका अर्थ ये और निकल गया कि अन्य सूत्र में नहीं लेना है। अन्य सूत्र में कहां तक लेना है, आई ऊ पहला। अर्थात जब भी अण प्रत्याहार की बात करें तो अण प्रत्याहार अब इस सूत्र से बाहर निकलते ही वो केवल आई ऊ को ही लेगा, वही उसके संजी होंगे और नहीं होंगे उसके संजी। ये बात है। पूरी लघु में पहला ही आना आता है पूरा। हाँ, पूरे लघु में सबसे पहले वही आता है। हाँ। और दूसरा आन है वो केवल इसी सूत्र में उसका उपयोग करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई, एक चीज ये रह गई, इण की बात तो रह गई। दो प्रत्याहार है इसमें, इण प्रत्याहार भी दो तरह से बन सकता है भाई, इण भी दो तरह से बनता है। तो इण के लिए इन्होंने कहा है कि इण तो सर्वत्र ही परेण होगा, इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनमें तो हमेशा ही आपको पूरा लेना है, पूरा लेना है हमेशा के लिए। लिख देता हूं कहीं ऑनलाइन वालों को कंफ्यूजन ना हो जाए। अब देखना, आप श्लोक को कैसे तोड़ेंगे, मजा आएगा। अण जो है यहां, मतलब अत्र, यहां इस सूत्र में, यहां इस सूत्र में, तो अण जो जाएगा वो जाएगा अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, और फिर पूरा जो है और रट का हमारा सीक्वेंस है वो हा, या, वा, रा, ऐसे है ना, और फिर ला, यहां तक जाएगा। केवल इसी सूत्र की ये बात हुई है। और इस सूत्र के अगर बाहर निकल गया, इस सूत्र के बाहर, इस सूत्र से भिन्न, सूत्र से भिन्न स्थान पर अण प्रत्याहार में केवल अ, ई और ऊ ही आप समझना। ये तो होगी अण की बात। और इनके लिए उन्होंने क्या बोला है, इन प्रत्याहार के लिए, कि इन सर्वत्र जो है पूरे परेण तक जाएगा, यानी जो पर में नकार है, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा और ला, ये पूरा जाएगा वहां तक। ठीक है ना, बात क्लियर है ना। तो अण प्रत्याहार और इण प्रत्याहार का निर्णय यहां निकला है इस सूत्र में। वही इन्होंने कहा है कि परेण, परेण एव, परेण एव, परेण एव, सॉरी, परेण एव इण ग्रह सर्वे, मतलब सब जगह इण प्रत्याहार जो हो वो परेण वाला ही, परेणन वाला ही लिया जाए। ये कहा पहली पंक्ति के पहले पद में। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये पहले पंक्ति के पहले पद में सर्वे, और पूर्वे, पूर्वेण, पूर्वेण एव, पूर्वेण एव अणग्रह मता, पूर्वेण एव अणग्रह मता, पूर्व जो है, पूर्व का जो नकार है वो लिया जाएगा हर जगह, किसमें, अण प्रत्याहार में। लेकिन कब, जब ऋते अनुदित सवर्णस्य, इस अनुदित सवर्णस्य को छोड़कर, क्योंकि ऋते अनुदित सवर्णस्य का मतलब ये है
कि अनुदित सवर्णस्य सूत्र में तो परेण तू कहते हैं, न तू ऐसे करके शास्त्र में पढ़ा ना, न तू मतलब यहां तो ऐसे। अब तो ये श्लोक समझ में आ ही गया होगा इसमें, या कोई पद बचा है श्लोक में समझे बिना? अगर कुछ बचा है श्लोक में तो बताइए। पहले उन्होंने कहा परेण एव, परेण एव, परेण एव इन ग्रह, ठीक है, परेण एव इन ग्रह, हमेशा वो पर का ही लिया जाएगा। इन ये पद कह रहा है, सर्वे मतलब हमेशा, सर्व में, और पूर्वेण, पूर्वेण एव अणग्रह, अण जो है वो पूर्व का ही लिए जाएगा, ये ऐसा बोल दिया। फिर अगली पंक्ति में इस सूत्र के लिए कह दिया कि ये है ऐसा, लेकिन जब इस सूत्र की बात चले अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की, तो यहां पर अण जो है वो पूरा लिया जाए। मोटा मोटा सीधा सीधा समझने का, ये तो हम सूत्र की ये श्लोक समझाना चाहते थे, इसीलिए इतना खींचातान की इसमें, नहीं तो सीधी सी बात दिमाग में रखने की इसमें ये है, इन प्रत्याहार की अगर बात चल जाए पूरे लघु सिद्धांत में, पूरे पाणिनि व्याकरण में, तो इन प्रत्याहार में जो लण का नकार है वहां तक ले जाना वर्णों पूरा, और अगर अण प्रत्याहार की बात चल जाए तो इस सूत्र को छोड़कर इस सूत्र में तो पूरा ले जाना है परे तक, और इस सूत्र को छोड़कर वो केवल पूर्व जो नकार है, पहले सबसे जो नकार है वहां तक ले लेना है, बस इतनी सूत्र में इसका प्रयोजन कहाँ है? सूत्र आएंगे अभी आगे देखना, रूप बनाएंगे ना, रूप सिद्धि इत्यादि आएंगी, वहां उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा पूरा उस अण से, और स्पष्ट बोधन भी करेंगे कि इसमें ये लो और इसमें ये लो और इसमें ये लो, अच्छा खासा बोधन होगा वहां पर। अब और भी आएगी बात, अभी बताएंगे। आप जो बोल रहे हैं ना इसका फायदा क्या है, लस का वो फायदा है ना, अभी आइए बात निकल के। अच्छा ये पंक्ति हो गई। फिर इन्होंने जो है अब अण को क्लियर कर दिया। अभी तक हमारा अण के बारे में चर्चा थी ना, सबसे पहले दूसरी पंक्ति में अविद्यमान अण की बात कही थी। अब ये उदित की बात क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कु चू टू तू पू इते उदिता, ये सब जो है उदित है, उदित है, इनको उदित कहते हैं। किनको? कु को मतलब पूरा कवर्ग, का खा गा गा पूरा कवर्ग, 5 वर्ण, चवर्ग फिर 5 वर्ण, इस तरह ये 25 वर्ण जो है इनको उदित कहते हैं। पीछे उसमें स्पर्शाह को भी तो यही बोला गया है, फिर अलग अलग एक वर्ण की 3-3 संज्ञाएं भी हैं, एक वर्ण के लिए 3-3 संज्ञा भी हैं, और एक ही शब्द समूह की भी कई कई संज्ञाएं हैं। आप ऐसा मत समझना नाम एक व्यक्ति का एक ही है, एक घर का है, एक परिवार का है, एक गुरुजी ने रख दिया, इसी तरह है यहाँ पर कई जगह। आप आगे जाके देखेंगे कि अब देखो अव्यय है, उधर निपात भी कह दिया, फिर उसका कुछ और नाम भी रख दिया। इस पे तो एक दिन एक वैयाकरण हमारे साथ उलझ गए थे, वैयाकरण मतलब सीख रहे थे नए नए, तो वो कंफ्यूजन सिर्फ उनको यही था कि इसका तो ये नाम था। मैंने कहा क्यों दूसरा नाम नहीं रखा जा सकता, पाणिनि जी ने रख दिया तो क्या है, उस नाम से उन्होंने कुछ और काम कर लिया, इस नाम से उन्होंने कुछ और काम कर लिया, उनको जो भी होगा अपना काम कर लिया। तो इस तरह नाम वो आगे भी मिलेंगे आपको, आगे तो खूब मिलेंगे, क्योंकि संज्ञा प्रकरण तो ये मात्र, इसका ये मत समझना कि संज्ञा प्रकरण में सारे संज्ञा सूत्र आ गए, इसमें केवल वो संज्ञा सूत्र लिए जितने में आप लोग संधि का चारा खा सके। संधि मात्र में जितनी संज्ञाएं प्रयोग होंगी ना उतनी केवल संज्ञा प्रकरण में ली है, बाकी तो संज्ञा सूत्र इतने सारे हैं, बहुत सारे सूत्र है संज्ञा सूत्र, यहाँ केवल संधि मात्र के लिए जितनी संज्ञाएं प्रयोग हुई उतनी मात्र ले ली। अच्छा फिर कह रहे हैं तदेवम अ इति, ये अगली पंक्ति क्या कह रही है कि तदेवम अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, आकार जो है ये आ, ये 18 की संज्ञा करता है। 18 प्रकार के आकार आप जान ही गए। तुल्यास्य प्रयत्न स्वर्णम में अगर नहीं पता होता तो आपको समझ में नहीं आती कि 18 प्रकार के कौन से होते हैं। तो उस सूत्र के बाद ये क्रम इन्होंने वरदराजाचार्य ने इसलिए अच्छा सजाया है, ये व्यवस्था उनकी अच्छी है कि पहले उन्हें सिखा दिया कि 18 प्रकार के ये, अब कह दिया कि ये आ जो होता है, और आ का मतलब पता है क्या, हर्ष आ ही है, ये केवल ये पूरा 18 प्रकार के आकार का बोधक होगा। 18 प्रकार के आप जानते ही हैं, वो ये हो गया, ये हो गया, वो सब 18 प्रकार के। तो ये चल गई आ की बात। अब आगे क्या कह रहे हैं, हाँ तथ
तथा इकार तथे कारौ अकारौ, मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एकार और क्या, ओकार, एकार और ओकार भी क्या है, वो भी कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के। एकार ओकार नहीं पढ़े थे? 18 प्रकार के थे कि नहीं थे? अटक गए उनकी सोई कहीं। ये इकार होगा कि एकार है? नहीं, तथा ये तो पहला तो हाँ तथा जो तथे कार, हाँ, इकार 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 और उकार, इकार और उकार, उसको तोड़ लेते पद को, हमने गलत बोल दिया। ये तथा इकार और उकार, संधि है ना इसमें, गुण गुण संधि है, इकार और उकार। भाई अकार तो आ गया, अब इकार और उकार की बात रह गई। इकार की तो बात आगे आएगी, वो दिमाग में वो बात थी तो सूत्र की वृत्ति पर ध्यान दिए बिना बोल दिया। तथा इकार और उकार, इकार और उकार भी 18 प्रकार के होंगे, क्योंकि पहले हमने तुल्यासी प्रश्नों में पढ़ा था ना, ये आया था कुछ ऐसा। हाँ, वो जो वर्ण बनाए थे तब आया था, तब गिन लिए थे। वस्तुतः संख्या उन्होंने यही बोली है, ये 18 प्रकार के होंगे, लेकिन हमने वहां ये आंकड़ा लगा लिया था जब हमने उच्चई उदात्त वगैरह शब्द की, 18 प्रकार के होंगे, संख्या उन्होंने यहाँ बोली है। नहीं वहाँ दिया हुआ है। कहाँ बताइए? इसमें मुखा नासिका वचनो अनुनासिका की वृत्ति में दिया हुआ है कि तदित्थम अ इ उ री एषां वर्णानाम। हाँ, वो उन्होंने आकार इकार उकार के लिए बोल दिया, वहां मुख नासिकों में बोल दिया, संख्या वहां भी बोल दी और यहाँ भी बोल दी। यहाँ भी उन्होंने चलो स्पष्ट बोधन कर दिया दोबारा से, फिर से उस हिसाब से ये इकार और उकार ही है। नहीं, उस हिसाब से नहीं, है ही इकार उकार, वो तो हमारी स्लिप हो गई थी, टंग वो थी, जबान फिसली थी, नहीं तो वो इकार और उकार ही है। पद में और कुछ लिखा ही नहीं है, इकार और उकार ही लिखा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, कोई ऐसी चीज है इसमें गहन रहस्य छिपे हुए हैं, वो बोल लेने क्लियर नहीं है। हाँ, नहीं, मैं हमारे लिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए बोल रहे हैं, हमसे पिछली थी तो इकार और उकार में हमने इसको इकार और उकार की जगह कुछ और बोल दिया था, इसीलिए वो हमसे पिछली थी। तो इसमें हम लोग अभी हाँ, क्लियर नहीं है तो उनको समझ नहीं, वो तो उनको तो समझना खूब है, हम तो अपनी गलती के लिए बोल रहे हैं। हम अपनी गलती से हमसे हुई थी बोलने में, हम उसके लिए बोल रहे हैं। इकार और उकार भी 18 प्रकार के हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ऋकारस्य 30। ऋकार कितने प्रकार का है? कितना 30 मतलब 30 प्रकार का। ये ऋकार 30 प्रकार का कहां से आगे खड़ा हो गया? और एवं लिकारोपी, ऋकार भी और लिकार भी, ये 30 प्रकार के कैसे हो गए भाई? 18 प्रकार का ऋकार तो गिनवा दिया था, गिनवाया था ना, मुखनासिक वचन अनुनासिक, वो तो सूत्र आपको पक्का है। और वहां ऋकार गिनवाया था कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। और फिर ये भी कहा था कि इन दोनों को एक ही फैमिली में रखो। किसने कहा थी ये बात? किसने कही थी? नहीं, किसने कही थी ये कार? वार्तिककार ने। वार्तिककार ने। तो किसी व्यक्ति के 4 घर, उसके घर में ऐसे सब लोग मिलेंगे परिवार में, तो उनके सबके ना 4 ही घर, इसलिए 18 और 12 जोड़कर, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं तो 30 हो गए इनके। एवं लिकारोपी हो गया। हाँ, ये आ गया, आप देखो कात्यायन जी, यहाँ कात्यायन जी है, वेदांत में अपने सुरेश्वराचार्य जी है। जब वेदांत का पाठ चल रहा हो और वहां वार्तिककार निकल के आ जाए तो दिमाग सुरेश्वराचार्य में चला जाना चाहिए, और भाष्यकार निकल के आ जाए तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी पे चला जाए। यहाँ भाष्य महाभाष्य की बात छिड़ गई तो दिमाग पतंजलि पे चला जाना चाहिए, और यहाँ वार्तिक की बात छिड़ गई तो दिमाग कात्यायन ऋषि पे चला जाना चाहिए। यहाँ पर गुण की बात चल गई तो अधेंग गुण याद आना चाहिए, और वैष्णव इत्यादि अन्य उसमें से तो वहां सत्वरज गुण अलग आ गए वेदांत इत्यादि में उधर, और अगर वहां न्याय की बात करने लगे तो वहां गुण कुछ और हो गए। तो उस तरह से हर दर्शन में एक ही संज्ञा से हर दर्शन के अलग अलग बोधन है, वरिक परिभाषाएं अलग बातें। वररुचि और कात्यायन जी एक ही हैं। एवं लिकारोपी एचो द्वादशा नाम, एच जो है ना, एच 12 है। एच में कितने वर्ण आए थे? 4 वर्ण,
4 वर्ण आए थे ना एच में, ए ओ आई औ, ये कितने हैं? 12 प्रकार के। ये ना निर्णय काम आएगा आगे, ये निर्णय आगे काम आएगा। फिर क्या है? हाँ, अनुनासिक और अनुनासिक भेद है ना, यवला द्विधा। अच्छा, इसमें अब हम ये देख रहे थे ना अण में, तो अण में हमने समझो अच तो सारे देख लिए, लेकिन जिसमें अण आगे तक जा रहा है, अण प्रत्याहार, तो उन्होंने क्या कहा इस सूत्र में? पूरे आगे तक जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए? बोले हा भी होना चाहिए, या भी होना चाहिए, वाह भी होना चाहिए। तो उनका तो निर्णय रह ही गया ना। तो उनके निर्णय के लिए यह पंक्ति आई कि अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यवला, या वा और ला, या और ला, या वा और ला जो होते हैं वे 2 होते हैं, उनके 2 भेद होते हैं। यानी कि एक या ये है, दूसरा या ये है, एक वा ये है तो दूसरा वा ये है, और या वा रा, यवला ला, यवला होगा ना, क्योंकि वो नहीं होगा ना, ये या वा यवला है ना, या वा और ला के लिए यवला बोला ना उन्होंने, यवला द्विधा, यानी ये 2 तरह के होते हैं। अब इसमें पता है एक पेच है, ये लकार है क्या? ये यकार है, नीचे वाला ये लिकार, लिकार यवला है ना, ये नहीं, राइट। ये यकार है, ये वकार है, ये लकार है, ये इकार है, ये वकार है, ये लकार है, ये भी। बस इनमें अनुनासिक भेद से हो गया है। नीचे और लकार जैसा साइन बना है। ये नहीं, इधर वाला राइट साइड, ये कैसा लग रहा है? लकार जैसा लग रहा है। लाई तो है ये, यवला हो गया ना, या वाला यवला हो गया ना, ऐसे यवला द्विधा। और द्विधा में एक टिप्पणी इन्होंने दी है 3 नंबर, या हाँ वो वही लिख दिया जो हमने यहां लिखा ना, ये वही लिख दिया, या वाला, वही टिप्पणी में वही लिखा है। इतना निराश नहीं। हाँ, हाँ वही कह रहे, तेन अन अनुनासिकास्ते द्वार द्वयोर से संज्ञा। हाँ, अनुनासिक के भेद से वो, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से वो 2 की संख्या करते हैं। ये इस तरह ये सूत्र का इसका मर्म निकल के आया। मैंने कुछ नोट करा हो तो देख लेता हूँ, कोई विशेष शास्त्रार्थ इसमें बच गया हो तो बता देता हूँ, फिर निकल जाएगा ये। हाँ, इसका ना एक उदाहरण देना बच गया था, हमने एक उदाहरण नोट किया था। ये विद्यमान और अविद्यमान का एक एग्जाम्पल देना था कि विद्यमान और अविद्यमान में क्या है। तो सवर्णियों की संज्ञा में कि कौन सा सवर्णी जो है वो अप्रत्यय हो, उदित हो, तो उदित विद्यमान हो, अविद्यमान हो, और किस तरह से वो अपने स्वर्णियों की संज्ञा करता है। एक सूत्र आता है, आगे जाके आप देखोगे, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। चौकू, ये सूत्र है, आगे जाके आता है। इसमें क्या है, चौकू ये कहता है कि चकार के स्थान पर ककार होगा। चकार ये आगे जो है कुछ वर्ण में बोले चकार के स्थान पर ये कवर्ग का विषय होगा। तो चुवर्ग से और कुवर्ग में अब यहाँ कौन विद्यमान है और कौन अविद्यमान है? तो जो आदेश ये हो रहा है कवर्ग का, ये विद्यमान है, जो आदेश होता है वो विद्यमान है, और ये विद्यमान नहीं है। ये एक बात है, विद्यमान और अविद्यमान को समझने के लिए आप ये बात देखो। ऐसे तो आप इको ऋण में भी समझ सकते हैं, इको ऋणची में भी समझ सकते हैं। इको ऋणची में क्या हो रहा है, अब आप कहोगे इक के स्थान पर यण हो रहा है, तो इक में जो ई वर्ण है वो अविद्यमान है, वो तो नहीं आ, लेकिन यण में यकार भी वकार भी वो सब विद्यमान कोटि में आ गए। तो एक वो बात थी। सामान्य रूप से कई बार ये होता है विद्यमान अविद्यमान क्या होता है, इसको समझ लेंगे। इको ऋणची की वृत्ति कहती है ना, एक स्थान है यण, तो उसमें 3 चीजें आती है ना, 3 कंडीशन की, इक के स्थान पर यण हो और पर में क्या हो, अच हो। तो यण तो उसमें विद्यमान आ गया, इक भी अविद्यमान है और अच भी अविद्यमान है। इस तरह विद्यमान और अविद्यमान मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अच्छा,
और फिर ये जो आपने पूछा था कि भाई इसका समझो, ये जो बात बोली है कि अप्रत्यय, ये अण के साथ में कि कोई जहां पर विद्यमान हो, विद्यमान का भी कोई एग्जांपल हो, ये तो अविद्यमान का आ गया। जहां पर ये विद्यमान होगा तो विद्यमान होने की स्थिति में बिगड़ जाएगी ना स्थिति। भाई अविद्यमान में उन्होंने क्या बोला, अविद्यमान में जिसका विधान नहीं किया है, जिसका विधान नहीं किया गया है। तो जिसका विधान नहीं किया गया है उसके लिए कंडीशन क्या रखी उन्होंने, जिसका विधान नहीं किया गया है वो जो है अपने स्वर्णियों की संज्ञा करेगा ये बोला ना। लेकिन अगर विद्यमान आ गया तो क्या होगा, उसका कोई उदाहरण है क्या? अविद्यमान का तो आपने बोल दिया कि अपने स्वर्णियों की संज्ञा नहीं करेगा, अविद्यमान है तो वो नहीं करेगा, इक है वो ठीक है। तो ऐसे एक सूत्र आगे जाके आता है, वो सूत्र है, उसमें उकार होता है ना, उकार के अंदर आता है, उकार उसमें विधान किया गया है, उकार आदेश किया गया है, उकार को विधान किया गया है। तो जब वो उकार विद्यमान हो गया और अण प्रत्याहार के अंतर्गत है, लेकिन वो विद्यमान हो गया, अप्रत्यय नहीं रहा, वो प्रत्यय बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो 18 की संज्ञा नहीं करेगा। आई बात समझ में? बात कुछ बड़ी बोल ले, सूत्र है, सूत्र लिख देते हैं। सनांशम, ये इसमें विद्यमान करता है, सनांशम सभिक्ष, सुभिक्ष उ, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, ये उकार को विद्यमान करता है, उकार का आदेश करता है। अब यहां इस स्थिति में जहां उकार का आदेश हो रहा है, तो उकार तो यहां पे प्रत्यय बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि तो विद्यमान बन गया कि नहीं बन गया, विधान कर दिया ना इसका, जिसका विधान किया जाए विद्यमान है। और जैसे ही विधान की बात आ जाएगी तैसे ही केवल, अब देखो उसका एक लॉजिक भी है, आप समझिए, अगर ऐसे होने लग जाए, जो चीज विधान होने के लिए बैठी है, अगर वो अपने स्वर्णियों की संज्ञा करने लग जाए, ऊ की बात ले लो आप, ऊ 18 की संज्ञा करने, ये तो अव्यवस्था हो जाएगी, बैठाएंगे किसे भाई? वो तो कह रहा है कि इसकी जगह पे इसको बैठाओ, उसने एक कुर्सी तैयार की और आ गए 18, तो और फिर व्यवस्था बिगड़ गई। तो विद्यमान की जगह पे फिर अविद्यमान, ये सब इसीलिए उन्होंने पूरा अच्छी तरह से पाणिनि जी ने विचार करके ये सूत्र खड़ा किया कि ऐसी स्थिति में जब ये सूत्र है, उकार का विधान है, फिर सोचेंगे उकार के पूरे 18 सवर्णी निकाल लो, पूरे 18 सवर्णी आगे खड़े हो गए, किसको रखे यहां पर, फिर व्यवस्था बैठाओ, किससे बैठाओगे व्यवस्था? बोले ईचु ये साणाम लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, नहीं बैठेगी व्यवस्था। वो भी उकार वही है, उसकी खुशी की फैमिली के है वो भी। ये इस सूत्र की पूरी जो थी, और कोई पॉइंट इसमें बचता नहीं है, केवल यही पॉइंट्स थे इसमें। भाई 30 संज्ञा हो गई उनकी, 18 हो गई, और एच की जो है 12 हो गई, और ये वाला जो है वो हमारे समझो 2 प्रकार के हो गए। हाँ, 2 वर्ण और रह गई ना, हकार और रेफ, हकार और रेफ रह गए कि नहीं रह गए अण प्रत्याहार में? तो हकार और रेफ का कोई स्वर्णी नहीं है, इनका कोई स्वर्णी नहीं है। इसके लिए एक बोधन भी किया गया है, एक परिभाषा है इसके लिए, हकार का और रेफ का कोई भी स्वर्णी नहीं है। रेफ और ऊष्म का, रेफो का और ऊष्म का, रेफो ऊष्मणाम सवर्ण न संति। इनका कोई, ऊष्म सारे ही, हाँ ऊष्म में सारे, उनका भी नहीं सवर्ण होता, उनका भी सवर्ण नहीं। कौन कौन से ऊष्म में बताओ? रेफ तो आ गया, चलो, हा और इनका भी कोई स्वर्ण नहीं होता, उसी के लिए लिखा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अच्छा है, ऐसे ही बुद्धि चलनी चाहिए। इसमें बहुवचन दिया ना षष्ठी का, हाँ, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए।
अच्छा, आपने षष्ठी के बहुवचन से पहचाना। हाँ, ये सही है, षष्ठी बहुवचन से साफ स्पष्ट बात बोधन होगी। तो इतना ही सूत्र का निचोड़ है। तो टाइम ही निकल गया। आज तुम सोच रहे थे कि पूरा संज्ञा प्रकरण को उड़ा डालेंगे। अपने करने से कुछ होता नहीं ना, ईश्वर भी कोई है ना, वो बैठे। आज हम सोच रहे थे पूरा संज्ञा प्रकरण उड़ा देंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसा समझने समझाने में हो जाता है कि समय तो जब कहते हैं ना रस सा आ जाता है किसी चीज में, तो घंटा भर तो यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो ये समय लग गया। वैसे हम सोच रहे थे कि ये परसन्निकर से संहिता और ये चलो इनको कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये सूत्र तो इसमें तो कुछ बचा नहीं ना भाई, ये सूत्र क्लियर है ना आप लोगों को? इसमें कोई बड़ी बातें नहीं कही गई है, इसकी समरी कर देते हैं। तो प्रत्ययते विधेयते प्रत्यय जो विधान किया गया हो उसी को प्रत्यय कहते हैं। और अविद्यमान के लिए इन्होंने सूत्र में रखा है कि जो अविद्यमान अण हो और उदित हो। उदित का मतलब कुचुटुप जो है वो 25 वर्ण, और अविद्यमान हो अगर ये, तो उस स्थिति में ये अपने स्वर्णियों के ग्राहक होंगे। और अगर ये कहीं विधान कर दिए गए, आदेश इत्यादि कर दिया गया इनका, उस स्थिति में ये बिल्कुल भी अपने स्वर्णियों को नहीं लाएंगे, केवल स्वयं के बोधक होंगे। जो जैसे ऊ केवल ऊ का बोधक है, हर्ष ऊ का, ना वो दीर्घ का है ना नासिक अनुनासिक, किसी चक्कर में ही नहीं पड़ना है उसमें। ये बात इसमें कही। आकार की 18 संज्ञा बता दी, और ई की और ऊ की 18 संज्ञा बता दी, आयुण वाली। और रिकार की जो है 30 संज्ञा बता दी, क्योंकि जो है रिकार और रिकार की दोनों की संज्ञाएं मिला के, रिकार की 18 और रिकार की 12 मिला के 30 संज्ञा दोनों की बता दी। और एच जो है वो ए ओ ऐ औ वो 12 प्रकार का बता दिया। और अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यवला जो है यवाला वो जो है 2-2 प्रकार के हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से। अण के लिए इन्होंने ये बोला कि इस सूत्र में आप अगर अण का प्रयोग करेंगे तो आपको परे के नकार वाला लेना है, जो अंतिम नकार आ रहा है आयु प्रत्याहार इत्यादि में 14 माहेश्वर सूत्रों में। और अगर आप इस सूत्र के बाहर कहीं भी अण की चर्चा करेंगे तो आपको पूर्व वाला ही लेना पड़ेगा, अर्थात केवल उसमें अ ई उ 3 वर्ण ही आएंगे। और इनके लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमेशा सर्वत्र सर्वे वो जो है पर का ही लिया जाएगा। ये इस सूत्र में था। इस सूत्र का आज हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हमारे इधर तो लाइट नहीं है महाराज, उधर है लाइट? उधर भी नहीं है। आज तो इन्होंने हमें बताया अभी कि ये कट 4 बजे के बाद तक चलेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। बड़ा काम